नमस्कार, आज है तारीख 26 मई, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं अदिति शर्मा। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई नाराजगी। कहा नहीं पता पुतिन को क्या हो गया है। What Putin's doing, he's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him. ट्रंप की टिप्पणी के क्या है मायने, विशेषज्ञ से समझेंगे। साथ ही करेंगे चर्चा की क्या अमेरिका रूस पर और प्रतिबंध लगा सकता है। The European Union really has slapped a fair amount of penalties on बात Russia. बिहार की भी, जहां आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के एक फैसले से हुई सियासी हलचल। अपने बेटे तेज प्रताप को किया परिवार और पार्टी से बाहर। उन्होंने जो लिखा वो ये है कि उनके बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। समझेंगे लालू यादव के इस फैसले का कितना होगा असर। आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं अदिति शर्मा से। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 1009 सक्रिय मामले हैं। केरल में सबसे ज्यादा 430 सक्रिय मामले हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 104 मामलों की पुष्टि हुई है। इस पर आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बताया, करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है। कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। लेकिन तैयारी करना सबसे ज़रूरी है। हम इसके लिए तैयार हैं कि कोई नया वेरिएंट आए तो जल्दी वैक्सीन बनाई जा सकती है, लेकिन इसकी ज़रूरत अभी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ के साथ टैरिफ पर बातचीत की समय सीमा बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। ट्रंप ने कहा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने व्यापार और यूरोपीय संघ के साथ 50% टैरिफ को लेकर 1 जून की डेडलाइन आगे बढ़ाने की अपील की थी। मैंने ये समय सीमा 9 जुलाई तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके पहले ट्रंप ने यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड वार्ता की रफ्तार पर निराशा जाहिर कर 50% टैरिफ लगाने की बात की थी। इस्राएली योजना के तहत गजा में सहायता सामग्री मुहैया कराने के लिए स्थापित संस्था गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के प्रमुख जेक वुड ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता ये संस्था आजादी से मानवीय सिद्धांतों के लिए काम कर पाएगी। वहीं गजा में हमास संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि इसराइल के हवाई हमलों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें कई बच्चे शामिल हैं। इसमें सेंट्रल गजा का वो स्कूल भी शामिल है जिसमें विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता योलान नेल ने इस बारे में और जानकारी दी। The Israeli military has said in one of its latest statements that over the past 2 days it's hit. योलान नेल बता रहे हैं कि इस्राएली सेना ने अपने बयान में कहा है कि बीते 2 दिनों में उन्होंने गजा में 200 ठिकानों को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि हमास अब भारी दबाव में है। फलस्तीनी हथियारबंद गुटों ने इस सुबह गजा के दक्षिणी हिस्से में 3 रॉकेट दागे हैं। इस्राएली सेना के मुताबिक इनमें से 2 गजा पट्टी में जाकर गिरे, जिनमें से एक को रोकने में कामयाबी हासिल हुई और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जापान में चावल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने सरकारी गोदाम से अतिरिक्त 300,000 टन चावल निकालने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि चावल जल्द दुकानों तक पहुंचे, इसके लिए वो सीधे खुदरा व्यापारियों को चावल बेचेगी। चीन और वियतनाम के बीच कोविड महामारी के बीच जो रेल सेवा रोक दी गई थी, वो एक बार फिर शुरू कर दी गई है। ये रेल सेवा चीन के नानिंग शहर को वियतनाम की राजधानी हनोई से जोड़ती है। दोनों देशों में आपसी ट्रांसपोर्ट लिंक को और बढ़ाना चाहते हैं। इसी साल वियतनाम की सरकार ने चीन के साथ $8 अरब की एक नई रेल सेवा की सहमति दी है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की यात्रा पूरी करने के बाद ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए हैं। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शरीफ ईरान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं आज रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग से और उसमें अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों की भूमिका से।
एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष और तीव्र हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नाराजगी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रूस पर और प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन एब्सोल्युटली क्रेजी यानी सनकी हो गए हैं। Yeah, I'll give you an update. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time. ट्रंप ने कहा कि वो बिना कारण यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। पुतिन जो कर रहे हैं उससे मैं खुश नहीं हूँ। वो बहुत लोगों को मार रहे हैं। मुझे नहीं पता पुतिन को क्या हो गया है। पुतिन के साथ मेरे हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हुआ है। वो बिना कारण यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं। बातचीत के बीच में हैं हम, और वो यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें दाग रहे हैं। आदित्य, इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया था और उसमें भी उन्होंने कुछ यही लिखा था कि पुतिन जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। जी बिल्कुल। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बारे में लिखा था कि आपको याद होगा, अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था जैसा उन्होंने फिलहाल लिखा है, लेकिन पुतिन के लिए अब तक उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया नहीं था। मानसी, तो ट्रंप की इस टिप्पणी पर और ब्यौरा भेजा है बीबीसी संवाददाता टॉम बेली ने। These comments mark some of President Trump's strongest criticism yet of his Russian counterpart, suggesting the US leader's patience. टॉम बेली कह रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप की ये टिप्पणी रूसी राष्ट्रपति के लिए अब तक की उनकी सबसे कड़ी आलोचनाओं में से एक है। ये संकेत देती है कि रुकी हुई शांति वार्ता को लेकर अमेरिका के नेता का धैर्य कम हो रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम की अमेरिका की कोशिशों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले रोकने जैसा कोई संकेत नहीं दिया है, बल्कि हाल के दिनों में उन्होंने हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका की चुप्पी से पुतिन को हिम्मत मिल रही है। उन्होंने अमेरिका से अपील की थी कि वो पुतिन की तीखी आलोचना करें। मानसी, और ये सब तब हो रहा है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत चल रही है, और इसी के मद्देनजर दोनों पक्षों की एक मुलाकात बीते दिनों इस्तांबुल में हुई थी। करीब 10 दिन हुए हैं इस मुलाकात को अभी, और उसमें जो सहमति बनी थी उनमें युद्धबंदियों की अदला बदली को लेकर भी सहमति बनी थी। जी बिल्कुल, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं ये उससे ठीक उलट दिख रहा है। जो रूस के हमलों में तेजी देखी गई है। ट्रंप की टिप्पणी पर रूस की प्रतिक्रिया भी आई है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हम समझते हैं कि लोग भावुक हो रहे हैं और भावुक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम राष्ट्रपति ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि वो शांति वार्ता के लिए उन्होंने मदद की थी, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन जो फैसला लेते हैं वो राष्ट्रहित को देखते हुए लेते हैं। तो दिमित्री पेस्कोव एक तरफ रूस ने उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने एक तरफ जो ट्रंप की प्रतिक्रिया है उसको इमोशनल कहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर जो रूस हमले कर रहा है उसको भी जस्टिफाई किया है कि पुतिन का फैसला राष्ट्रहित में होता है। और जो ट्रंप हैं, ट्रंप पर भी रूस के खिलाफ अदिति अब दबाव बढ़ रहा है। यूरोप तो कह ही रहा है कि अमेरिका को कदम उठाने चाहिए। यूक्रेन का ये कहना है कि ट्रंप को रूस पर और अधिक दबाव बनाना चाहिए और रूस के खिलाफ संभव हो तो और प्रतिबंध लगाना चाहिए और रूस पर दबाव बनाना चाहिए। सुनते हैं बीबीसी संवाददाता अरुणा अयंगर का भेजा ब्यौरा। There's pressure on the president to act. The US Senate is planning to approve a massive sanctions package on Moscow, which could impose 500% राष्ट्रपति पर कार्रवाई करने को लेकर दबाव है। अमेरिकी सीनेट रूस पर एक बड़े प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी देने की योजना बना रही है। रूस के सहयोगियों पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इसे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों का ही समर्थन प्राप्त है, लेकिन ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के लिए भी कड़े शब्द कहे हैं। कल रात उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की जिस तरह से बात कर रहे हैं उससे कोई मदद नहीं हो रही है। उन्होंने कहा उनके मुंह से निकली हर बात समस्या पैदा करती है। आदित्य, अगर आपको याद हो, ट्रंप इससे पहले भी उन्होंने रूस के लिए भी बोला है कि रूस को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन के लिए भी यही कहा है कि यूक्रेन को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। और अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले जब यूक्रेन अमेरिका गए थे और ओवल ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई थी, जेडी वांस और ट्रंप की मुलाकात हुई थी ज़ेलेंस्की के साथ, तो उस समय इतना स्थिति बिगड़ गई थी कि ज़ेलेंस्की उठ के चले गए थे वहाँ से। और उसी समय से जो है यूक्रेन को उम्मीद थी कि शायद ट्रंप कुछ वैसा ही कदम उठाएं जैसा उनके पूर्ववर्ती यानी बाइडेन ने लिया था, लेकिन ट्रंप ने इस तरह का कभी कोई झुकाव नहीं दिखाया। जब भी उन्होंने बात की
उन्होंने प्रतिबंधों की बात की तो एक धमकी के तौर पर की और फिर बातचीत की मेज पर दोनों को लाने की कोशिश की। तो ट्रंप ने जब भी प्रतिबंध लगाने की बात की, उन्होंने कभी प्रतिबंध लगाया नहीं। हालांकि ये बात भी सच है कि बाइडेन प्रशासन ने रूस पर लगाए प्रतिबंध जो लगाए थे उस पर ट्रंप ने किसी तरह की कोई ढील नहीं दी। जी बिल्कुल, उन्होंने इस पर कोई भी ढील नहीं दी। हालांकि पुतिन के लिए उनका झुकाव देखा गया, माना गया, लेकिन अब जो ये सख्ती है, ये चौंकाने वाली है, ये नया है। हाँ बिल्कुल जी। इसी पर मानसी, यूक्रेन में मौजूद बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस ने और जानकारी दी है, वो सुनिए। The European Union really has slapped a fair amount of penalties on Russia. What Kyiv really wants is America to follow suit. यूरोपीय संघ ने वास्तव में रूस पर काफी प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका भी ऐसा ही करे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रूस की युद्ध की क्षमता को नियंत्रित किया नहीं जा सका है। वो अभी भी हवाई हमले करने में सक्षम है और अभी भी अग्रिम मोर्चे पर आगे बढ़ने में सक्षम है। अभी के मौसम में ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी, रूसी सेना जमीन पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। जी, यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बीती रात उस पर 355 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सबसे ज्यादा है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसने 9 क्रूज मिसाइलों को गिराया है। वहीं रूस का ये कहना है कि यूक्रेन ने बीती रात रूस के 12 इलाकों में ड्रोन से हमला किया था। इनमें से 96 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है और इनमें से कुछ मॉस्को के ऊपर उड़ रहे थे। जी, जिन्हें गिराया गया। इधर यूक्रेन पर रूस के बढ़ते हमलों के बीच पोलैंड, जिसकी सीमा यूक्रेन से सटती है, उसने अपने और अपने सहयोगी देशों के लड़ाकू विमान अपनी एयर स्पेस में तैनात कर दिए हैं। पोलैंड सेना के ऑपरेशनल कमांड ने कहा है कि ये लगातार दूसरी रात है जब रूस ने यूक्रेन पर लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और उनके डिफेंस सिस्टम पूरी रात एक्टिव रहे। यानी मामला सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच का नहीं है, यूक्रेन के जो पड़ोसी हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा को लेकर तैयार हो रहे हैं। पॉडकास्ट में इस मोड़ पर शामिल करते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन एंड सेंट्रल एशिया स्टडी सेंटर में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार को। राजन जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रंप का लेटेस्ट बयान है जो पुतिन को लेकर, उसके क्या मायने हैं, क्या कहना चाहते हैं? ट्रंप, क्या धैर्य कम हो रहा है उनका? निश्चित रूप से अभी जो ट्रंप के बयान आए हैं उसमें 2-3 बातों पे उन्होंने जोर दिया है। पहला तो उन्होंने यह बोला है कि जो पुतिन कर रहे हैं यूक्रेन में उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात यह भी बोली है कि ऐसा लग रहा है कि पुतिन बिल्कुल क्रेजी हो गए, जिसका कि अगर हिंदी में बोला जाए तो एक तरह से कि पागलपन बोला जा सकता है। और तीसरा यह भी बोला है कि वो पुतिन को लंबे दिनों से जानते हैं, वो पुतिन को समझते हैं और लगता है कि पुतिन का प्लान है कि पूरी यूक्रेन को कब्जा करना। तो इस ढंग के जो स्टेटमेंट्स आए हैं ट्रंप के, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि काफी निराश दिख रहे हैं ट्रंप। जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू करने की कोशिश की थी और जो दावे कर रहे थे कि रूस यूक्रेन के बीच में वो शांति समझौता करेंगे और शांति वहां पे आएगी, मुझे लगता है कि वहां पे उनको कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। और इसी कारण से आपने देखा कि अभी जो उनके बयान आया है काफी एक उनका फ्रस्ट्रेशन शो करता है, उनका हेल्पलेसनेस शो करता है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बातों को रूस पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि 400 मिसाइल का जो अटैक हुआ था यह पहले नहीं हुआ है और इसमें ज्यादातर जगहों पे 70 जगह हैं जहाँ पे कि वो सिविलियन एरियाज हैं, हॉस्पिटल्स हैं या फिर ये बच्चों की यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, डॉर्म्स हैं, रेसिडेंशियल एरियाज हैं। तो इससे मुझे लग रहा है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि शायद जो वो जिस समझौता की कोशिश कर रहे थे वो सफल नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने इससे पहले यह भी धमकी दे चुके हैं कि वह इससे वापस भी हो सकते हैं अगर पुतिन और जेलेंस्की उनकी बात को नहीं मानते हैं तो। जी राजन जी, यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि ट्रंप ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही खूबसूरत शब्द तो नहीं हैं, उन्होंने बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये भी यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जो 400 मिसाइलों की आपने बात की, दरअसल उनमें से कई ड्रोन थे, ज़्यादातर ड्रोन थे और कुछ कम ही मिसाइलें थी। जी, अभी जो रूस आक्रमण कर रहा है उसमें 3 तरह के होते हैं। जो एक मिसाइल होता है, बैलिस्टिक मिसाइल होता है, कुछ क्रूज होता है और तीसरा ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स को फिर भी रोक पाने में यूक्रेन सक्षम है, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या यूक्रेन के साथ यह है कि जो
बैलिस्टिक मिसाइल है उसको यूक्रेन नहीं रोक पा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल में दिक्कत यह होती है कि उसको रोकने के लिए यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम चाहिए, और पेट्रियट सिस्टम की जो बैटरी है, चूंकि अमेरिका ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया कुछ दिनों से, आप जानते हैं, तो पेट्रियट सिस्टम अभी यूक्रेन के पास नहीं है और बहुत ही कम हो जाए, उसके बैटरी खत्म हो चुके हैं और ट्रंप वो दे नहीं रहे। ट्रंप यह बोल रहे हैं, रूबियो ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर यूरोपियन देश अपने पेट्रियट सिस्टम को यूक्रेन देना चाहे, यूक्रेन को, तो दे सकते हैं, लेकिन यूरोपियन देश भी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा खतरे में आ सकती है। तो वैसे में इनके पास पेट्रियट सिस्टम नहीं होने के कारण बैलिस्टिक मिसाइल का जो अटैक है उसको वो नहीं रोक पा रहा है। और रूस ने कुछ दिन पहले आर्सेनिक नाम का एक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको कि केवल शायद पेट्रियट रोक पाएगा, जो दूसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एस्टर या दूसरे जो छोटे छोटे हैं वह नहीं रोक पाएंगे। इसी कारण से आपने देखा कि काफी खतरनाक हमला हुआ, जो कि कई जगहों, कीव के अलावा ओडेसा, खार्किव इत्यादि बहुत जगहों पे ये आक्रमण हुए थे। जी, एक बात ये बताएं कि बात शांति वार्ता की है और शांति वार्ता की बात होनी है, इस पर सहमति बन गई है, तो फिर पुतिन ने हमले बढ़ाए क्यों? रूस के हमले अचानक से बीते हफ्ते से बढ़ क्यों गए हैं? देखिए, शांति जो युद्ध विराम की स्थिति बन रही थी वह नहीं बनती, नहीं दिख रही है अभी। दो उसमें पहल लिए गए थे ट्रंप के द्वारा। एक तो इस्तांबुल में मीटिंग हुई थी जिसमें कि डेलीगेशन यूक्रेन ने भी भेजा था और उसमें रूस ने भी भेजा था, लेकिन रूस ने अपने लो लेवल के डेलीगेशंस भेजे थे और उसमें एक ही चीज पे बातचीत हो पाई थी, वह था कि 1000 जो उनके कैदी हैं, जो दूसरे देशों के जो कैदी हैं, उसको स्वैप करें, उसको वापस करेंगे दो। इसके अलावा युद्ध विराम की जो बात यूक्रेन बोल रहा था कि 1 महीने तक युद्ध विराम किया जाए। रूस का कहना है कि हम युद्ध विराम तभी करेंगे जब उनके मुख्य मुद्दे हैं उस पे जब बातचीत और समझौते होंगे। मुख्य मुद्दे क्या है? तो नेटो का मेंबरशिप नहीं मिलेगा, यूक्रेन में की जो टेरिटरी को रूस ने कब्जा कर लिया उसको रूस वापस नहीं करेगा, और यूक्रेन को किसी तरह का मिलिट्री मदद, सैनिक मदद यूरोपियन देश या अमेरिका नहीं करेंगे। तो ये सारे मुख्य मुद्दे हैं रूस की तरफ से। चूंकि इस पे कोई भी समझौता नहीं हो पाया था तो इस्तांबुल में कोई समझौता हुआ नहीं। उसके अलावा दूसरे 19 मई को ट्रंप ने फोन कॉल किया था जिसमें उसने जेलेंस्की से बात की और प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की, और उनको लग रहा था कि ट्रेड के माध्यम से या ट्रेड का ऑफर देके वो शायद कोई समझौता करवा पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एसोसिएट प्रोफेसर जेएनयू में डॉक्टर राजन कुमार, जो बता रहे थे कि क्यों पुतिन ने अचानक यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं, जबकि एक तरफ दोनों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि युद्ध विराम को लेकर अभी तक किसी तरह की सहमति नहीं बन सकी है। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। कार्यक्रम में अब रुक करते हैं बिहार का, जहां कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जी, लेकिन बीती शाम राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव ने कुछ ऐसा किया कि इससे प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई। लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया, बल्कि उन्होंने पारिवारिक मूल्यों का हवाला देते हुए उन्हें अपने परिवार से भी बेदखल कर दिया, और इसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर किया। जी, क्या था पूरा मामला, समझने के लिए हमने बात की बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी से। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो शनिवार शाम को शुरू हुआ जब तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट हुआ जिसमें उनके 12 साल से एक रिलेशनशिप में होने की बात बताई गई थी। इस पोस्ट के बाद बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तेज प्रताप यादव की जो है आलोचना करने लगी और साथ ही राजद की भी आलोचना करने लगी। हालांकि कुछ देर बाद ही तेज प्रताप यादव की ये पोस्ट डिलीट हो गई और उन्होंने फिर एक्स पर लिखा कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक और मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। फिर जो है अगले दिन यानी कि संडे को लालू प्रसाद यादव ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निष्कासित करते हैं
और उन्होंने जो लिखा वो ये है कि उनके बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है, इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। इसके बाद जो है तेज प्रताप यादव के जो छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, उनका भी बयान आया और उन्होंने तेज प्रताप यादव के लिए कहा कि वो वयस्क हैं और निजी जीवन में फैसले लेने का उनको अपना अधिकार है। उनका फैसला है, क्या सही है, किस चीज़ का नुकसान होना है, वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं। और तेज प्रताप यादव की अगर बात करें तो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, समस्तीपुर जिले के हसनपुरा सीट से मौजूदा विधायक हैं और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जो हैं वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। जी, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद विरोधी दल लालू यादव और आरजेडी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इस पर जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने कहा, आज आप आईवास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर मामले का केवल ये राजनीति में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। वहीं बीजेपी से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर कुछ कहा। लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना है। लेकिन सवाल ये है अदिति कि तेज प्रताप विवादों में अक्सर रहे हैं, नया नहीं है उनके लिए विवाद। और आपको याद हो तो भी कुछ दिन पहले होली के दिन ऑन ड्यूटी बॉडीगार्ड जो उनके थे उनको उन्होंने नाचने के लिए बोला था, उसके बाद बॉडीगार्ड का ट्रांसफ़र हो गया था। और ये मुद्दा जो है राजनीति में कम से कम एक दिन तो इस पर पूरी चर्चा हुई थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी किया था। और इससे पहले कई बार विवादों में रहे हैं, कभी कृष्ण कभी शिव का रूप धारण करते हैं, तस्वीरें पोस्ट करते हैं। जी, और राजनीति में वो कई मौकों पर खुद को किंग मेकर कह चुके हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि तेजस्वी अर्जुन हैं और मैं उनका सारथी। और ये भी माना जाता है कि लालू के राजनीतिक वारिस जो हैं वो तेज प्रताप नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया तेज प्रताप के विवादों में रहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने इससे पहले इतना सख्त एक्शन नहीं लिया था अदिति, तो अब इन्होंने इतना सख्त एक्शन क्यों लिया और क्या इसका जो असर है वो तेज प्रताप के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा? जी मानसी, इसी को लेकर कार्यक्रम में हम सीधे शामिल करते हैं बिहार के पटना से बीबीसी संवाददाता सीटू तिवारी जी को। सीटू जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आपसे पहला सवाल हमारा यही है कि तेज प्रताप पहले भी लालू परिवार के लिए और आरजेडी के लिए अलग अलग मौकों पर परेशानी का सबब बन चुके हैं, लेकिन इस बार वो इतना बड़ा उन पर एक्शन क्यों? देखिए, पहला तो उसका जवाब यही है कि बिहार में इस साल इलेक्शन होने हैं और आरजेडी जब से लालू रेजिम से बाहर निकली, यानी जब से उसमें तेजस्वी यादव ने एक प्रमुख रोल निभाया है, तो उनकी कोशिश ये है कि आरजेडी को जो उसकी पुरानी इमेज या पुराना परसेप्शन जो है उससे निकाला जाए, यानी एक अनुशासन वाली पार्टी के तौर पर उस को देखें, लोग भी देखें। और वो अपने वोट बैंक को, जो उनका कोर वोट बैंक है, उसको भी बार बार अलग अलग मंचों से ये अपील करते रहे हैं कि आप अनुशासन होइए और समाज के अलग अलग हिस्सों यानी अति पिछड़ों को अपने एक एम्बिट में लाइए या अपनी एक जो अम्ब्रेला है उसके नीचे लाने की कोशिश करें। तो ये जो कदम उठाया है, दरअसल ये मैसेज देने के लिए उठाया गया है कि पार्टी किसी की अनुशासनहीनता जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे उसका कद जो है वो तेज प्रताप यादव या लालू प्रसाद यादव के बेटे जैसा ही हो। दूसरी बात ये है कि चूंकि आप बिहार का स्टेट देखिए और इसकी जो सामाजिक फॉर्मेशन देखिए, तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स, शादी को लेकर के जो इमोशन है, प्रेम को लेकर के जो इमोशन है, ये बहुत महत्व रखते हैं। साल 2018 में जब ऐश्वर्या राय के साथ तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी और कुछ महीनों बाद ही इस शादी में खटास हुई थी, तो जो लालू प्रसाद यादव का ये जो आरजेडी का कोर वोट बैंक है उसमें बहुत अच्छा मैसेज, यादव जो वोट बैंक है उसमें बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया था, क्योंकि ऐश्वर्या राय भी जिस परिवार से आती है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल परिवार है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की वो पोती हैं, पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की वो बेटी हैं। तो यादव सेंटिमेंट्स जो थे वो उनमें बहुत अच्छा सेंटिमेंट नहीं गया था। तो अब की बार जब तेज प्रताप यादव ने उसी को लेकर के, यानी इश्क, प्रेम को या शादी को लेकर के कोई इस तरीके का पोस्ट किया है, तो पार्टी ने ये कदम उठाया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि
तेज प्रताप यादव पहले भी बहुत सारी वजहों से विवादों में रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को सेंटिमेंट से या एक इमोशन से जोड़ती थी। इसलिए ये कदम जो है वो लालू प्रसाद यादव ने उठाया है, क्योंकि इस बार वो कोई रिस्क जो है इलेक्शंस को लेकर के नहीं लेना चाहते और तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो सीधे तौर पे तेजस्वी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने तो 6 साल के लिए तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर दिया सीटू जी। लेकिन अब तेज प्रताप का राजनीतिक भविष्य आप क्या देख रही हैं? क्या वो इस बार चुनावों में उतरेंगे? इस बार क्या करेंगे? देखिए, तेज प्रताप यादव अभी हसनपुर से विधायक हैं और वो इलेक्शन में जा सकते हैं। मैंने कल कुछ एक्सपर्ट से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये 2 संभावनाएं हैं इसमें। पहली संभावना ये है, चूंकि तेज प्रताप यादव जो बिहार की पॉलिटिक्स को या लालू परिवार को जानते हैं, वो जानते हैं कि राबड़ी देवी के बहुत नजदीक है तेज प्रताप यादव। तो अभी पार्टी के भीतर किसी तरह का आकलन हो और अगर उन्हें लगे कि विधानसभा में या इस सेंटिमेंट्स को लेकर के चीजें जो हैं वो ठीक ठाक हैं या उनके पक्ष में है, तो हो सकता है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी में उनका निलंबन रद्द करके वापस ले लिया जाए। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग हो तो तेज प्रताप यादव महुआ से लड़ना चाहते हैं, महुआ उनकी सीट पहले भी रही है, वहां से लड़ना चाहते हैं, तो वो सीट जो है वो आरजेडी अपने खाते में ना लेकर के महागठबंधन के दूसरे घटक दलों यानी लेफ्ट को दे दे, कांग्रेस को दे दे या सहनी जी की पार्टी वीआईपी को दे दे और वहां से तेज प्रताप यादव को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाए। अगर वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो एक तो उनका जो यादव और मुस्लिम का जो कोर वोट है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा और तेज प्रताप यादव जो है वो जीत के ज्यादा करीब होंगे। यही देखा जा रहा है कि ये 2 ऑप्शंस जो है वो हो सकते हैं। आज ऐश्वर्या राय जो उनकी पत्नी है और जिनका केस भी चल रहा है, अभी न्यायालय के विचाराधीन है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा परिवार जो इस तरीके से कर रहा है, दरअसल वो एक तरीके का फैमिली ड्रामा है, ये सब लोग मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब 12 साल जो एक पोस्ट था तेज प्रताप यादव का, जब 12 साल से इनका कोई संबंध था तो मेरी शादी करके 2018 में उनकी शादी हुई है, मेरे से शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई और साथ ही मेरे लिए जो सामाजिक न्याय की बात जो राजद करता है वो कहां पर है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन अभी तेज प्रताप यादव के किसी तरीके के पॉलिटिकल उनके सेटबैक जो है वो फिलहाल नहीं दिखता और वो लालू परिवार के एम्बिट से बाहर जाएंगे ऐसा भी नहीं दिखता, क्योंकि आज ऐश्वर्या ने भी साफ साफ कहा कि ये सब लोग मिले हुए हैं और रात में हो सकता है कि राबड़ी देवी, उन्होंने अपनी सास के लिए कहा कि राबड़ी देवी गई होंगी और उनको मनाने की कोशिश की होगी तेज प्रताप यादव को। जी सीटू, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि तेज प्रताप का भी अपना समर्थक बेस तो है ही, वो लोग क्या कह रहे हैं? तेज प्रताप के जो समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं? पार्टी में उन्हें लेकर और लालू के एक्शन को लेकर किस तरह की बातचीत है, किस तरह की चर्चा है फिलहाल? देखिए, पार्टी में अभी फिलहाल पार्टी ने जो डायरेक्टिव्स अपने प्रवक्ताओं को दिया हुआ है या नेताओं को दिया हुआ है कि इस मसले पर बात नहीं करनी है, लेकिन एक कॉमन इमोशन ये है कि लालू जी ने जो एक्शन लिया है दरअसल वो बहुत ही कड़ा एक्शन है। वो तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट लिखा वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, पार्टी की किसी नीतियों के खिलाफ नहीं, बल्कि वो अपने जीवन के बारे में या अपने जीवन से जुड़ी एक बात लिख रहे थे। तो तेज प्रताप के जो समर्थक हैं वो इस बात से नाराज हैं और उनका कहना है कि लालू यादव ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। जो बाकी भी बिहारी समाज, जो इंटेलिजेंसिया है, वो भी कह रहा है कि ये जो एक स्टेप है ये दरअसल एक फ्यूडल स्टेप है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप, मोहब्बत, शादी, ये जो तमाम तरीके चीजें होती हैं ये एक इंडिविजुअल चॉइस का मसला होता है और इसमें किसी तरीके के कोई हस्तक्षेप जो है वो नहीं होना चाहिए। समर्थक मायूस हैं साफ तौर पर। लालू यादव के समर्थक भी मायूस हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव या लालू परिवार हो, उनके साथ जो बिहार में राजद के समर्थक हैं उनका एक सेंटिमेंट या एक जुड़ाव जो है वो हमेशा से रहा है। जी सीटू, जी बहुत बहुत धन्यवाद सीटू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अब एक खबर ये आ रही है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने ये कहा है कि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी
अब उस पर लंबी दूरी के मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर रोक नहीं लगाएंगे। ये बड़ी खबर है अदिति। यूक्रेन ने ये कहा था कि हमें लंबी दूरी के मिसाइल रूस के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देकर हमसे एक तरह से ये कहा जा रहा है कि एक हाथ बांधकर आप एक हाथ से लड़िए। लेकिन अब मर्ज ने कहा है, जर्मनी के चांसलर ने ये कहा है कि अब उससे ये इजाज़त दी जाएगी, उस पर इस तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। और बुधवार को बर्लिन में ज़ेलेंस्की और मर्ज की मुलाकात होने वाली है। हमारी नज़र उस मुलाकात पर रहेगी। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात कल यानी मंगलवार शाम को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और अदिति को दे इजाज़त। नमस्कार।